नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम गांव किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना टंडन। गांव किसान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम आपको खेती किसानी और पशुपालन के संबंध में जानकारी देते हैं, साथ ही आपकी मुलाकात करवाते हैं एक कामयाब प्रगतिशील किसान से। तो आइए अपने आज के गाँव किसान कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेगमेंट खेती किसानी से। किसान भाइयों बहनों, आज के समय में पानी के लिए जागरूकता होना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि हमारे देश की खेती वर्षा के पानी पर ही आधारित है और पानी का संरक्षण करना और उसका संचयन करना हमारी जिम्मेदारी है। अगर आप कम पानी में अधिक फसलों का उत्पादन करना चाहते हैं तो हमारी सरकार द्वारा कई ऐसी विधियां हैं जो कि तैयार की गई हैं, जिन्हें आप अपना सकते हैं। तो पानी की जागरूकता किस तरह से है महत्वपूर्ण, आइए जानते हैं कार्यक्रम के पहले भाग में। जल ही जीवन है। लंबे समय से हम इस स्लोगन को सुनते आए हैं, लेकिन बदलते समय के साथ हम इस नारे की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। घटते जल स्तर और जल स्रोत हमारे सामने कई समस्याएं पैदा कर रहे हैं। देखा जाए तो पानी की सबसे ज्यादा जरूरत रोजमर्रा के कामों में और इसके अलावा बड़े पैमाने पर कृषि के क्षेत्र में होती है। इन जरूरतों को पूरा करने के लिए हमें चाहिए कि हम जल का संचय करें, साथ ही उन तकनीकों पर काम करें जिसमें पानी कम खर्च हो। हालांकि इस ओर सरकार भी जागरूकता के लिए कदम बढ़ा रही है और कुछ गैर सरकारी संगठन भी। आज हम जिनसे बात कराने जा रहे हैं उनका संगठन जल प्रबंधन कार्यक्रम के तहत वर्षा जल का संचयन और भंडारण करने के लिए काम करता है। साथ ही गाँवों में बुनियादी ढांचे का निर्माण और पुनर्स्थापना करके भूजल की भरपाई करता है। 80% पानी खेती में यूज होता है और पानी की अब धीरे धीरे हमारे देश में काफ़ी कमी हो गई है। मतलब एग्रीकल्चर जो है वाटर स्केर्ड एग्रीकल्चर कंट्री है ये। हम इसमें जो छोटे किसान हैं उनको जो खेती में क्या पानी को कैसे बचा सकते हैं, उसमें कौन कौन से अच्छे तरीके हैं, उसके बारे में हम किसान को बताते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं और उनको करा के भी दिखाते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन कराते हैं। जैसे हम कहते हैं कि ड्रिप इरिगेशन एक सबसे अच्छा माध्यम है जिसमें किसान 80% तक पानी सेव कर सकता है। अगर वो खुला सिंचाई करता है तो उसकी अपेक्षा 80% पानी जो है ना खेत में सेव कर सकता है। उसमें क्या होता है कि जो बूंद बूंद करके जो पानी है, थोड़ा पानी जो है बिल्कुल रूट जोन पे जाता है और रूट जोन पे जाने की वजह से ऊपर जो इवापोरेशन होता है, जो धूप में होता है और जो हवा चलने से होता है, वो कम से कम होता है और पानी का जो यूज है, एफिशिएंट यूज जो है वो सबसे ज़्यादा होता है। इसमें फार्मर्स को होता है कि उसको बार बार चलाने की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई भी फसल ले रहा है किसान या सब्जी ले रहा है तो उसको 2-3 घंटे अगर चलाएगा तो पूरे उसके रूट जोन तक पानी उसमें चला जाएगा और पानी केवल रूट जोन पे ही चाहिए, जिससे कि जो पौधे की आवश्यकता है वो उसकी पूरी हो जाए। एक साइंटिफिक जो है एक रिसर्च के अनुसार ये पाया गया है कि जो किसान खुले में पानी देते हैं वो 10,000 गुना ज़्यादा पानी होता है जो पौधे की आवश्यकता है। इसलिए जो ड्रिप इरिगेशन है, जिसको टपक सिंचाई भी बोलते हैं, उसका लाभ ये है कि पानी के पास अगर किसान के पास अगर बहुत सीमित मात्रा में भी पानी है और किसान अगर खरीद भी सकता है, पानी खरीद के भी अगर डाले तो भी वो अच्छी खेती ड्रिप इरिगेशन से कर सकता है। उसके अलावा बहुत सारे तरीके हैं जिसमें हम किसान को बताते हैं कि पानी कैसे सेव होना है। जैसे किसान जो है ना स्प्रिंकलर है, ड्रिप इरिगेशन की एक अपनी लिमिटेशन है, वो सब जगह इस्तेमाल नहीं करते हैं किसान, पर स्प्रिंकलर इरिगेशन भी एक माध्यम है जिससे कि किसान पानी को बचा सकते हैं और इसमें भी 40 से 50% तक पानी की जो है आपकी बचत होती है। इसमें मिनी स्प्रिंकलर अब जो नया माइक्रो इरिगेशन सिस्टम आया है उसमें किसान 60% तक भी पानी जो है खेती में बचा सकते हैं। और बहुत सारे माध्यम हैं जो हम किसानों को बताते हैं कि जैसे पानी में खेती में पानी को कैसे बचाना चाहिए। उसमें लेजर लेवलिंग एक माध्यम है जो किसान खुले में पानी देते हैं और जहाँ पे पानी की बाहुल्य है वहाँ भी किसान अगर खेत को समतल करे, प्रॉपर समतल करे लेजर लेवलिंग से, तो भी 25% तक पानी उसमें बचा सकते हैं। अब किसानों को ऐसी तकनीकों को तेजी से अपनाना होगा
जिससे सीमित पानी में भी पर्याप्त पैदावार ली जा सके। पवन कुमार जी किसानों को इन तकनीकों से रूबरू कराते हैं, साथ ही किसानों को प्रदर्शन करके भी दिखाते हैं। जो किसान खेती करता है, सब्जी करता है, सब्जी में क्या आता है, हम किसान को बोलते हैं कि आप जो है ना ड्रिप, तो हम उनको सजेस्ट करते ही हैं, बट जहाँ पे किसान ड्रिप नहीं लगा सकता किसी कारणवश, वहाँ पे हम उसको फरो इरिगेशन, जो लाइन में पानी देते हैं, नाली में पानी देते हैं, उसको सजेस्ट करते हैं। और हम कहते हैं कि किसान अगर उसके ऊपर मल्च शीट भी डाल देता है तो उससे सॉइल मॉइस्चर कंजर्वेशन काफ़ी हो जाता है, जिससे कि फसल को कम पानी की आवश्यकता होती है। इसके अलावा और दूसरे सब सरफेस इरिगेशन जो अभी नई तकनीक है जिसके ऊपर हम कार्य कर रहे हैं, उसमें जो है ना, जो ड्रिप इरिगेशन से भी ज़्यादा इफ़िशिएंट है। उसमें जो पानी है वो ऊपर टपक से भी ना जाके बिल्कुल रूट जोन पे ही उसका पानी गिरता है, जिससे कि वो 10 से 15 ड्रिप इरिगेशन की अपेक्षा 10 से 15% अधिक इफ़िशिएंट है। उसमें और कम पानी की आवश्यकता है। उसके साथ हम किसानों के साथ काम कर रहे हैं इस विधि को लेकर, और इसको हम आगे, हमारी प्लान है कि हम इसको आगे बढ़ाएं। और जो बहुत ही शुष्क एरिया हैं, जैसे बाड़मेर है या राजस्थान है, जो आप थार डेजर्ट्स कह लीजिए, वहाँ पे ये विधि जो है बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि उसमें बहुत कम से कम पानी में ही किसान अच्छी फसल इसको ले सकता है। इसके अलावा जो सॉइल कंडीशनर है, आजकल जो बहुत शुष्क एरिया हैं, जो विदेशों में भी जो तकनीक होती है, उसमें सॉइल कंडीशनर है जो एक वाटर एब्जॉर्बेंस होता है, जो एक स्टार्च बेस वाटर एब्जॉर्बेंट है। अगर किसान उसको इस्तेमाल करे तो वो पानी सोख लेता है, मतलब 400 गुना पानी, अपने वॉल्यूम का 400 गुना पानी सोखता है, और जो रूट जोन पे उसकी एक जेली फॉर्म करता है, जिसकी वजह से जब जितनी आवश्यकता पौधे को होती है वो उससे जेली से मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है। तो विभिन्न तरीक़ों पर हम किसानों के साथ काम कर रहे हैं, और हमारा मुख्य जो फोकस है कि डिमांड और सप्लाई दोनों साइड में हम एक बैलेंस बनाने की चेष्टा करते हैं, क्योंकि हम बहुत सारा पानी रेन वाटर हार्वेस्टिंग की भी करते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि किसान उसको ज़्यादा इस्तेमाल करने लगे। तो जो सप्लाई है और जो डिमांड है उसके गैप को कम से कम किया जाए, और कोशिश की जाए कि वाटर पॉजिटिव जो है ना एग्रीकल्चर में हम काम करें। इस तरह से किसान कृषि के क्षेत्र में आ रही पानी की समस्या से निपट सकते हैं। साथ ही देश के बेहद शुष्क इलाकों में भी इन तकनीकों का प्रयोग कर अच्छी पैदावार ले सकते हैं। तो अभी आपने देखा सेगमेंट खेती किसानी। कार्यक्रम गांव किसान में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस अपने अगले सेगमेंट के साथ। कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। महका महका घर आंगन, हरियाली से खिलेगा तन मन। छत पर छोटी सी बगिया, जरूरत भी पूरी, शौक भी पूरा। देखिए छत पर बागवानी, शनिवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम गांव किसान में। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं सेगमेंट हमारा पशुधन। किसान भाइयों बहनों, अपने आज के इस सेगमेंट में हम आपको जानकारी देने वाले हैं सूकर पालन के बारे में। किस तरह से आप सूकर पालन कर सकते हैं, इसके दौरान कौन कौन सी मुख्य सावधानियां बरतने की आवश्यकता है, कौन सी अच्छी नस्लें हैं जिनका आप चयन कर सकते हैं और अधिकतम उत्पादन हासिल कर सकते हैं। आइए तमाम जानकारी हासिल करें कार्यक्रम के इस भाग में। भारत की कृषि आधारित अर्थव्यवस्था में पशुपालन का काफी योगदान रहा है। लगातार डेयरी और मांस उत्पादन में वृद्धि देखी जा रही है, लेकिन पिछले 15 सालों में मांस उत्पादन में शूकर मांस का योगदान केवल 10% ही रहा है। लेकिन बढ़ती खाद्य मांग को देखते हुए शूकर पालन मुनाफे का व्यवसाय साबित हो सकता है, जिसके लिए जरूरी है उचित प्रबंधन, पोषण और प्रजनन की तकनीकों को जानना और अपनाना। यदि सही तरीकों से शूकर पालन किया जाए तो आय और रोजगार दोनों में वृद्धि की जा सकती है। गांवों से लेकर शहरी इलाकों में लोग इस व्यवसाय में रुचि ले रहे हैं। शूकर पालन कम पूंजी और कम जगह से शुरू किया जा सकता है। अच्छी बात यह है कि बस 1 साल में ही इससे मुनाफा मिलने लगता है।
इस व्यवसाय में 4 चांद लगाने के लिए इसे हम खेती के साथ भी कर सकते हैं। खेती के साथ करने से खर्च में कमी लाना संभव हो सकेगा, जबकि लाभ कई गुना किया जा सकता है। आमतौर पर बाकी पशुओं की तुलना में इनके आहार पर कम खर्च करना होता है। शूकर से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। प्रति किलो मांस बनने में शूकर को 3.3 से 5 किलो आहार की जरूरत होती है। शूकर 8 से 10 माह की आयु में गाभिन हो जाती है। अच्छी नस्ल की मादा शूकर पहले ब्यात में ही 8 से 14 बच्चे देती है। एक शूकरी एक साल में 2 बार तक बच्चे दे सकती है। इनके मांस में बाकी पशुओं के मांस की तुलना में अधिक प्रोटीन व ऊर्जा होती है। इस तरह से इनकी संख्या में आसानी से इजाफा होता रहता है, जो इस व्यवसाय में संभावनाओं को बढ़ाता है। वहीं इनके बच्चे काफी तेजी से बढ़ते हैं। 2 माह तक मां का दूध पीने के बाद बच्चे आहार लेने लगते हैं, जो करीब 6 माह में ही 50 से 60 किलो वजन ले लेते हैं। जबकि इनका आहार बहुत ही साधारण होता है। शूकर सामान्य तौर पर फल, सब्जी, अनाज, रसोई घर की जूठन, फार्म या कारखानों से निकला अनुपयोगी पदार्थ खाते हैं। लेकिन व्यावसायिक दृष्टि से देखा जाए तो शूकर को आहार में आलू, चुकंदर, गोभी, मूंगफली की खली, गेहूं का चोकर, मछली का चूरा, खनिज लवण देना चाहिए। शूकर से हमें सिर्फ मांस ही नहीं मिलता, बल्कि इसकी चर्बी, पोर्क, त्वचा, बाल और हड्डियों से कई प्रकार की चीजें बनाई जाती हैं। बहुउपयोगी शूकर से मुनाफा मिलता रहे, इसके लिए इनके आवास पर भी खासा ध्यान देने की जरूरत है। आवास ऐसा होना चाहिए जो हर मौसम में पशु को सुरक्षा दे सके। आवास के साथ बाड़े भी बनाने चाहिए, जिससे शूकर आसानी से घूम फिर सके। साथ ही साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा समय समय पर स्वास्थ्य की जांच करवाते रहना चाहिए। शूकरों को मुख्य रूप से शूकर ज्वर, खुरपका, मुंहपका, शूकर चेचक और गला घोटू जैसी बीमारियों से सुरक्षा देनी चाहिए और समय से टीकाकरण करवाना चाहिए। इस तरह कुछ बातों का ध्यान रखकर शूकर पालन से अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। लेकिन इसके लिए पशुपालक को चाहिए कि शूकरों के आवास, आहार, स्वास्थ्य का सही प्रबंधन करें। किसान शूकर पालन को कृषि के साथ भी कर सकते हैं। इसके अलावा मुर्गी पालन, मछली पालन के साथ भी शूकर पालन किया जा सकता है। तो अभी आपने शूकर पालन के बारे में जाना। आइए कार्यक्रम गांव किसान में बढ़ते हैं आगे। एक नजर डाल लेते हैं इस माह के पशुपालक कैलेंडर पर। मच्छर, मक्खी जैसे बाह्य परजीवियों को नियंत्रित करने के लिए जरूरी दवाओं का इस्तेमाल पशु चिकित्सक की सलाह से करें। आने वाले समय में पशुओं में गर्भ संबंधी रोगों की समस्या होने पर तुरंत चिकित्सीय परामर्श लें। यदि दूध उत्पादन में कमी हो रही है तो पशुओं के आहार पर विशेष ध्यान दें। जरूरत होने पर चिकित्सक की सलाह पर पशु के दूध, मूत्र, खून आदि की जांच करवाएं। आने वाले महीनों में पशुओं को पर्याप्त हरा चारा मिलता रहे, इसके लिए ज्वार, मक्का, लोबिया, सोरगम, बाजरा और सूडान जैसे हरे चारे की बुआई करें। पहले बोए गए हरे चारे जैसे बरसीम, जई आदि की सिंचाई 10 से 15 दिन के अंतराल पर करते रहें। हर मौसम में खिलाया जाने वाला चारा जैसे हाइब्रिड नेपियर, गिनी घास इत्यादि की रोपाई पहले से तैयार किए गए खेतों में करें। गर्मी के मौसम में हरे चारे की कमी को पूरा करने के लिए हरे चारे से साइलेज तैयार करें। पशुओं को उनकी शारीरिक स्थिति व आवश्यकता के अनुसार उचित मात्रा में खनिज मिश्रण दें। एक पशु को 30 से 50 ग्राम खनिज लवण प्रतिदिन देना चाहिए। इस मौसम में पशुओं को खुरपका, मुंहपका, एंथ्रेक्स, रेबीज व अन्य रोगों से सुरक्षा देने के लिए टीकाकरण कराएं। गांव किसान कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइए, मिलवाएंगे आपको आज के कामयाब किसान से। देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राधिका चौधरी। आज हम चौपाल चर्चा के लिए हरियाणा आए हैं,
जिला फरीदाबाद और गांव बहादुरपुर में। फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, कृषि उत्पादन संघ जो है बनाए हुए हैं या बनने जा रहे हैं। धीरे धीरे इसके बारे में हमें जागरूकता हो रही है और हम इससे जुड़ने की भी कोशिश कर रहे हैं। कुछ किसानों का ना एक समूह संगठन बन जाता है, वो एफपीओ के नाम से है। देश भर के अंदर 10,000 एफपीओ बनाए जाने हैं। जो संख्या इन्होंने 300 और 600 तक की कर रखी है उसको कम करें। इस साल जो है हरियाणा के अंदर 50 एफपीओ बनाए जा रहे हैं। यूनिटी में कोई भी काम करने से फायदा तो होता है जी। तो इसकी जानकारी धीरे धीरे मिल रही है, काफ़ी जानकारी मिल गई है कि इसमें संगठन में काम करना है। देखिए दूरदर्शन किसान पर चौपाल चर्चा किसान उत्पादक संगठन 23 मार्च बुधवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम गांव किसान में। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं सेगमेंट कामयाब किसान की दास्तां। किसान भाइयों बहनों, मधुमक्खी पालन अब एक ऐसा व्यवसाय बनता जा रहा है जिसे आसानी से कोई भी कर सकता है, चाहे आप महिला किसान हो या फिर आप युवा किसान हो। अगर आपके पास रोजगार नहीं है तो मधुमक्खी पालन को आप अपना सकते हैं, इसमें प्रशिक्षण हासिल कर सकते हैं और आसानी से इसकी शुरुआत कर सकते हैं। आइए आज आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसे ही सफल मधुमक्खी पालक से जो कि वैज्ञानिक विधि से कर रहे हैं मधुमक्खी पालन। जानते हैं उनकी सफलता की ये कहानी। मधुमक्खी पालन भूमिहीन किसानों और युवाओं के लिए आय का सबसे अच्छा विकल्प साबित हो सकता है। जो किसान इस कुटीर उद्योग को शुरू करना चाहते हैं वो छोटी सी जगह से और कम व्यय पर इसे शुरू कर सकते हैं। इस व्यवसाय में शहद के साथ साथ अन्य उत्पाद जैसे बी वेनम, बी पोलिंग, बी वैक्स, रॉयल जेली भी मिलते हैं। इनसे किसान मुनाफा कमाकर आर्थिक रूप से मजबूत हो सकते हैं। इस व्यवसाय को और बेहतर करने के लिए वैज्ञानिक विधियों का सहारा भी लिया जा सकता है। झज्जर हरियाणा के किसान जगपाल जी भी कुछ ऐसा ही कर रहे हैं। वो न सिर्फ इन विधियों को अपना रहे हैं बल्कि अपनी 1 टन क्षमता वाली शहद प्रोसेसिंग यूनिट में कई तरह का शहद तैयार कर रहे हैं, जिनमें खास है तुलसी, थाइम, कश्मीर मल्टीफ्लोरा, तिल, धनिया का शहद। मैं पिछले 22 साल से मधुमक्खी पालन का कार्य कर रहा हूं, जो कि बिल्कुल नेचुरल तरीके से मधुमक्खी पालन कर रहा हूं। किसी प्रकार की कोई भी इस तरह की दवाइयां यूज़ नहीं करते, सारा प्राकृतिक ढंग से कार्य कर रहे हैं। मधुमक्खी को ऑफ समय में जब फ्लावरा नहीं होता तो फेलो फार्मर जो है चीनी की फीड करवाते हैं, लेकिन हम अपनी मधुमक्खी को शहद की फीडिंग करवाते हैं। ये एक अलग से हटके बात है जिससे कि शहद की गुणवत्ता बरकरार रहती है और शहद सभी मानकों पर खरा उतरता है। मेरे को फेलोशिप अवार्ड के लिए चुना गया है। पूसा इंस्टीट्यूट जो है किसानों को बड़ा सपोर्ट कर रहा है टेक्निकली, मॉरली, और उनकी जो भी मार्केटिंग की प्रॉब्लम है उसमें IRA के साइंटिस्ट जो हैं वो बड़े ही अच्छे ढंग से फार्मर को गाइड कर रहे हैं। जगपाल जी की सबसे अच्छी बात यह है कि गर्मियों के समय में जब फूलों की पर्याप्त उपलब्धता नहीं होती, उस समय बाकी मधुमक्खी पालक मधुमक्खियों के लिए चीनी का घोल रखते हैं, लेकिन जगपाल जी उनके लिए शहद रखते हैं। अपनी अनोखी सोच रखने वाले जगपाल जी सिर्फ शहद ही नहीं बनाते बल्कि बी पोलिन, बी वैक्स, रॉयल जेली भी बेचते हैं, जिससे लोगों तक सेहत भरा उत्पाद आसानी से पहुंचे। और मैं आपके माध्यम से अपने युवा भाई बहनों को एक सलाह देना चाहता हूं कि नौकरी के पीछे ना भाग के स्वरोजगार करें। स्वरोजगार खेती से संबंधित जैसे हमने किया है, मधुमक्खी पालन का कर सकते हैं, मछली पालन का कर सकते हैं। ये अच्छे रोजगार हैं, 1 टाइम इन्वेस्टमेंट के रोजगार है और पूरे साल इनकम देने वाले रोजगार है। जैसे मैं ये बात कह ही नहीं रहा, अपने घर में इम्प्लीमेंट भी कर रहा हूँ। मेरा बेटा MSc एग्रीकल्चर फाइनल ईयर में है और वो मेरे इस काम को ही अब भी संभालता है और बाद में भी फुल टाइम वो इसको संभालेगा। तो मेरा कहना ये है कि हर किसान को मधुमक्खी पालन के लिए आगे आना चाहिए और मेरा नारा है, हम दो हमारे दो, मधुमक्खी बख्शे नो। धन्यवाद।
जगपाल जी को उनके सफल काम के लिए कई बार सम्मानित किया जा चुका है और इस बार के कृषि मेले में भी अध्येता किसान पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो अभी आपने मुलाकात की हमारे आज के सफल मधुमक्खी पालक से। इसके साथ ही हम उम्मीद करेंगे कि कार्यक्रम में दी गई जानकारियां आप सभी के जरूर काम आएंगी। गांव किसान कार्यक्रम को दोबारा देखने के लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन कीजिए और दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर जाकर आसानी से आप हमारे इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। तो आज के लिए केवल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। रखिए अपनी सेहत का ख्याल। देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार। नीम कोटेड यूरिया है वो किसानों के लिए बहुत ही अच्छा है और ये इसकी पूरी तरह से कालाबाजारी रुक चुकी है। पहले जो यूरिया था वो कालाबाजारी होता था, अब नहीं हो पाता है। और ये जो खेत में जहाँ डालते हैं ये भाप बनकर जो उड़ जाता था वो भी नहीं उड़ता है और अच्छा रिजल्ट देता है। और जो छोटे मोटे कीट होते हैं उनकी भी रोकथाम करता है जो नीम कोटेड यूरिया है। इसमें यह प्रधानमंत्री जी ने ये किया है, ये बहुत अच्छा काम किया है यूरिया के क्षेत्र में। क्या सोचते हैं वो जिन्हें चुना आपने? जो आपके हित में है उसे जाना आपने? पूछेंगे हर वो सवाल जो रखता है आपसे सरोकार। बताएंगे आपको आखिर क्या है आपके अधिकार। हर सवाल हर उलझन को सुलझाएंगे हम विशेषज्ञों के संग। दूरदर्शन किसान के खास कार्यक्रम विचार विमर्श, शुक्रवार रात 10 बजे। तुम्हारे माखन चोर ने और उसकी टोली ने सारा आतंक मना कर रखा है। भैया तुम्हें मुझसे अधिक कॉपियों पर विश्वास है? माखन की मटकी में ज्ञान का सागर। देखिए बाल कृष्ण सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ DD नेशनल पर। भारत सरकार का हर प्रयास किसानों की प्रगति को दे रहा एक नया विश्वास। देश के किसानों के प्रति समर्पित भारत सरकार विशेषकर पूर्वोत्तर राज्यों और अंडमान निकोबार के कृषि क्षेत्र के विकास के लिए नए प्रगतिशील कदम उठा रही है, जिससे वहां के किसान तेजी से तरक्की कर रहे हैं। कृषि क्षेत्र के विकास को अनवरत जारी रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने एक दूरदर्शी निर्णय लेते हुए देश में राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की शुरुआत की है, जिससे पूर्वोत्तर राज्यों और अंडमान निकोबार के किसानों को विशेष लाभ मिलेगा। पूंजी निवेश में वृद्धि होगी, खाद्य तेल आयात पर निर्भरता कम होगी और रोजगार के अवसरों का सृजन होगा। खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। नॉर्थ ईस्ट और अंडमान निकोबार द्वीप समूह ये वो क्षेत्र हैं
जहां आसानी से पाम की खेती हो सकती है, पाम ऑयल का उत्पादन हो सकता है। इस मिशन के अंतर्गत ऑयल पाम का रकबा और पैदावार बढ़ाने पर जोर देने के लिए सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि निर्धारित की है। मिशन के तहत सरकार ने ऑयल पाम की खेती के लिए रोपण आदि की सहायता में बढ़ोतरी करते हुए पहले मिलने वाले 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक कर दिया है। पौधारोपण सामग्री की कमी दूर करने के लिए बीजों की पैदावार करने वाले बागों को भी सहायता दी जाएगी, जिसके तहत प्रति 15 हेक्टेयर क्षेत्रफल के ऑयल पाम उद्यान के लिए 1 करोड़ और नर्सरी विकास के लिए 50 लाख रुपए का प्रावधान है। 30 वर्ष की आयु के पुराने बगीचों के पुनरुद्धार के लिए 250 रुपए प्रति पौधा का एक मुश्त अनुदान दिया जाएगा। पूर्वोत्तर और अंडमान को विशेष सहायता के तहत उनकी क्षेत्र संरचना, जलवायु एवं अन्य परिस्थितियों के अनुसार विभिन्न मदों में, जैसे हाफ मून टेरेस में 4,000 रुपए प्रति हेक्टेयर, बाड़ या बायो फेंसिंग तथा लैंड क्लियरेंस के लिए 7,000 रुपए प्रति हेक्टेयर और एकीकृत खेती के लिए 10,000 रुपए प्रति हेक्टेयर का प्रावधान है। प्रारंभिक 4 वर्षों की अवधि में रखरखाव और अंतर फसल के लिए 50,000 रुपए प्रति हेक्टेयर का प्रावधान है। किसानों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने और उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए 5 मीट्रिक टन प्रति घंटा क्षमता वाली नई पाम ऑयल मिल की हर इकाई के लिए 5 करोड़ रुपए तक के अनुदान की व्यवस्था है और क्षमता में वृद्धि होने पर अतिरिक्त धनराशि का भी विकल्प उपलब्ध है। सेंट्रल सरकार ऑयल पाम स्कीम थरन रुंदुआ नहीं लौने तुतेन कन हाक ले कन छपुई गई पो कन बेसे। ऑयल पाम के किसान ताजे फलों के गुच्छे यानी FFB का उत्पादन करते हैं, जिनकी वर्तमान में कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर तय होती हैं। पहली बार केंद्र सरकार ताजे फलों के गुच्छे की कीमत के लिए किसानों को आश्वासन दे रही है। ये व्यवहार्यता मूल्य यानी VP कहलाएगा, यानी किसानों को कोई घाटा नहीं होने दिया जाएगा। इन प्रावधानों से किसानों को बाजार के उतार चढ़ाव से संरक्षा भी प्राप्त होगी। व्यवहार्यता मूल्य VP तय करने की शुरुआत 1 नवंबर से होगी और अगले वर्ष 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इसे ऑयल पाम वर्ष कहा जाएगा। इससे पूर्वोत्तर राज्यों और अंडमान निकोबार में खेती के बेहतर अवसर पैदा होंगे और किसानों को मुस्कुराने की एक और नई वजह मिलेगी। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 मार्च सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं और नमो ऐप या माईगॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 27 मार्च सुबह 11 बजे मन की बात। टीवी के साथ बदलते भारत।